हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एग्जाम से स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि से दूरस्थ शिक्षा को किन किन माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे दूरस्थ शिक्षा होती क्या है। यानी कि ऐसी शिक्षा जो हम घर पे रहकर प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीके से पत्राचार भी इसमें आ जाता है। उसके अलावा आपने सुना होगा एक इग्नू विद्यालय है, इग्नू तरीके से भरे जाते हैं फॉर्म। उसमें क्या होता है कि भाई आपको जो शिक्षा है घर बैठे मिल जाती है, जो आपकी जो भी कंटेंट है पढ़ने के लिए आपके घर पे आ जाता है, आपको उपलब्ध हो जाता है। उसके अलावा आजकल आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अन्य माध्यमों से आप घर बैठ के जो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम भैया दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके माध्यम क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन हमारा माध्यम के बारे में है। चलिए जान लेते हैं। पहला हमारा हो जाएगा कि मुद्रित सामग्री द्वारा, है ना। पहला क्या है, मुद्रित सामग्री द्वारा। जैसे कि एक तरीके से मान लो जैसे आपकी किताबें हैं, मुद्रित की गई है ना, आपके पास भेज दी गई, आपने मंगा ली पोस्टल द्वारा, या आप किसी भी तरीके से कोरियर से मंगा ली, आप उनको पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है कि श्रव्य दृश्य सामग्री, है ना। श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होता है, यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें आपको क्या है कि आपको एक तरीके से टीवी मान लो, है ना, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये आपका हो गया श्रव्य एंड दृश्य सामग्री। जैसे कि आपको इसके अंतर्गत बहुत सारे आ जाते हैं। आपका टैबलेट अभी आ गया, फोन भी आ गया, है ना, टीवी भी आ गया, बहुत सारे माध्यम इस तरीके से, है ना। अब हम बात करते हैं अध्ययन समूह। एक तरीके से जो समूह में अध्ययन करके भी क्या है भैया, इस तरीके से हम भैया दूरस्थ शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, यानी दूरस्थ शिक्षा में हम पास हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियो। रेडियो को क्या कहते हैं, ये रेडियो जो आपका भैया है ये एक श्रव्य सामग्री है। क्या है, श्रव्य, है ना। टीवी जो आपका है श्रव्य एंड दृश्य दोनों है, जो आपका रेडियो द्वारा भी और दूरदर्शन द्वारा भी, है ना। पहले क्या था कि रेडियो में आपने सुना अगर होगा, ये ज्ञानवाणी चैनल आता था, उसमें आपकी शिक्षा के लिए पढ़ाया जाता था। कभी कभी मैंने भी क्लासें इसकी ज्ञानवाणी की थोड़ी बहुत ली हैं। पहले ज्ञानवाणी में इंग्लिश सिखाने का चलता था सिस्टम पहले, तो इसकी हमने क्लासें कुछ ली थी, है ना। अब हम बात करते हैं दूरदर्शन के बारे में। दूरदर्शन की अगर हम बात करते हैं, दूरदर्शन में पहले क्लास चलती थी, इसकी जानकारी भी कुछ अच्छी दी जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। पहले बहुत अच्छा सिस्टम दूरदर्शन में भी चलता था। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम, ठीक है। कंप्यूटर आजकल आपको पता ही है कि जो उन्नति का युग चल रहा है, तो आप कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आजकल कंप्यूटर की जगह जो है टैबलेट फ़ोन ने ले लिया है और कंप्यूटर की जगह लैपटॉप आ गया है। यानी कि इन सब माध्यमों से अब क्या है भैया, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसमें आप प्लस पॉइंट फ़ोन भी लगा सकते हैं कि टैबलेट फ़ोन द्वारा, और उसके अलावा आप उसमें लैपटॉप वगैरह भी इसमें पॉइंट अपने बढ़ा सकते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, है। वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मनोर्भव, है ना। क्या था, मनोर्भव। पहले वह इंसान बने, ठीक है। क्या है, वैदिक शिक्षा का मतलब था भैया कि पहले वह इंसान बने। फिर भारतीय ऋग्वेद में कहा गया है कि आंख, कान, नाक आदमी सभी मनुष्य के समान है। यानी कोई भी मनुष्य है उसकी आंखें समान है एक दूसरे की, है ना, कान भी समान है, नाक भी समान है। यानी कि मनुष्य की सब कुछ समान है। पर जो ज्ञानवान हो जाते हैं वे अन्य उसे श्रेष्ठ हो जाते हैं ना, अन्य से श्रेष्ठ हो जाते हैं। स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था, ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह माया से मुक्त प्राप्त करने में समर्थ बना सके, है ना। इसके बारे में बताया गया। एक आपका पॉइंट देख सकते हैं, लिखा है कि सा विद्या विमुक्ते, है ना, स्यात् विद्या विमुक्ते। तो इसका मतलब ये है कि भैया कि मनुष्य की आंख, नाक, कान सबके बराबर हैं, लेकिन क्या है कुछ व्यक्ति हैं एक दूसरे से क्या है ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाते हैं। और वैदिक शिक्षा का मेन भैया प्रमुख उद्देश्य यही है कि क्या है कि व्यक्ति को ऐसा बनाना कि भैया अपने जीवन संसार से मोह मुक्त से मतलब क्या है मुक्ति प्राप्त कर सके, समर्थ बन सके और संसार में अच्छे काम कर सके। यही हमारी जो है क्या है वैदिक शिक्षा सिखाती है। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा के सिद्धांत एवं विशेषताएं संक्षेप में बताइए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला आपका हो जाएगा कि शिक्षा पूरी तरह से क्या है नियंत्रण से मुक्त थी, ठीक है, नियंत्रण से मुक्त थी, है ना। यानी कि आप जो भैया है छात्रों को क्या है नियंत्रण नहीं कर सकते हैं,
छात्रों पर इतना नियंत्रण नहीं था, यानी कि नियंत्रण से मुक्त थी। और दूसरा है कि सार्वजनिक व निःशुल्क शिक्षा थी। जो शिक्षा थी, आजकल देखेंगे स्कूल में जाइए, आजकल प्राइवेट वाले स्कूल कितनी फीस लेते हैं ज़्यादा, सरकारी में तो कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, यानी कि पहले जो शिक्षा थी सभी लोगों को सार्वजनिक तौर पे क्या है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, यानी कि कोई उसका पे नहीं किया जाता था, पैसा नहीं लिया जाता था। और थर्ड हमारा है कि शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः व्यक्तिक था, व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर प्रत्येक शिशु को ज्ञान का प्रशिक्षण देता था, है ना। यानी कि व्यक्तिक तौर पे ऐसा था, यानी कि सभी व्यक्ति की अलग अलग रुचि हो सकती हैं, सभी छात्रों की अलग अलग रुचि हो सकती हैं, तो छात्रों की रुचि के अनुसार, उनके व्यक्तिकता के अनुसार उनको पढ़ाया जाता था, यानी कि उनकी जैसी भी भिन्नता थी उन्हें उसी अनुसार उनको क्या है, प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षा पुस्तकीय ना होकर व्यवहारिक थी। जो शिक्षा पहले थी कोई पुस्तकें नहीं चलती थी, ना कुछ था सिस्टम, व्यवहारिक तौर पर जो है शिक्षा दी जाती थी। हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कठिनाइयां हैं, क्या मौलिक कर्तव्य हैं, और ऋग्वेद के अलावा बहुत सारे जो ग्रंथों हैं उनके अनुसार सारी जो है भैया शिक्षा दी जाती थी। जो शिक्षा है सवासी थी, है ना, शिक्षा जो क्या है सवासी थी। चलेंगे नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है कि गुरुकुल प्रणाली के पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय शामिल थे, है ना। गुरुकुल जो प्रणाली है उसमें विषय कौन कौन से शामिल थे, अगर इसकी हम बात करेंगे तो वैदिक शिक्षा पूर्णतः क्या है, आध्यात्मिक व व्यवहारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित थी। ठीक है, इसलिए पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक था। बालकों के वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान का ज्ञान आवश्यक था। शिक्षण का माध्यम संस्कृत था। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय शामिल थे। विषय की बात की गई, मेनली बात कर सकते हैं कि शिक्षा पूर्णतः आध्यात्मिक व व्यवहारिक थी। ठीक है, क्योंकि भैया आध्यात्मिक व व्यवहारिक शिक्षा थी, लेकिन अगर हम विषय की बात करते हैं तो आपको हमने पहले ही बताया था कि ऋग्वेद वगैरह यानी कि वेद शामिल थे, उपनिषद भी शामिल थे, पुराण नीति भी शामिल थे, नीति शास्त्र के अलावा इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि और पशुपालन अर्थशास्त्र भी शामिल थे, यानी कि इतिहास के बारे में भी बताया जाता था। गणित की मतलब जो पढ़ाई है वो भी पढ़ाई जाती थी, कला विज्ञान भी पढ़ाया जाता था, शिल्प भी पढ़ाया जाता था, उसके अलावा कृषि पशुपालन के अलावा अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। यही हमारी क्या है, गुरुकुल प्रणाली थी, यानी कि वैदिक शिक्षा की प्रणाली थी। चलेंगे नेक्स्ट है बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। अब बात पूछी गई है बौद्धकालीन, अभी हमने पढ़ा वैदिक कालीन, है ना, अब आ गया आपका बौद्ध पर। चलिए हम बौद्ध के बारे में जानते हैं। इस शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम सिद्धांत एवं व्यवहारिक था। धार्मिक पाठ्यक्रम में बौद्ध साहित्य का अध्ययन और अलौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत लेखन, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल्ल विद्या, शिल्प कला आदि विषय पढ़ाए जाते थे। ठीक है, इसमें भी व्यवहारिक जुड़ा है और वैदिक काल में व्यवहारिक जुड़ा है, ये पॉइंट याद रखिएगा, जिससे आपको दोनों क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, अगर विषय की याद करते हैं, विषय आप देख सकते हैं, इसमें भी आपका गणित शामिल है, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल विद्या इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया है, शिल्प कला आदि विषय पढ़ाए जाते थे। उसके अलावा क्या क्या था इसमें, बौद्ध शिक्षा मूलतः तो धार्मिक थी, किंतु सामान्य व्यवस्थाओं का कताई, बुनाई, सिलाई, शिल्प निर्माण, कला की भी शिक्षा दी जाती थी। मतलब इसमें भैया बौद्ध धर्म में जो एक्स्ट्रा क्या और दिया जाता था कि सिलाई बुनाई के बारे में बताया जाता था, शिल्प निर्माण भी बताया जाता था, शिल्प तो उसमें भी था, लेकिन जो एक्स्ट्रा पॉइंट है भी याद रखिएगा, जिससे आप एक दूसरे क्वेश्चन से तुलना करके एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा आप आसानी से कर लेंगे, आपकी जानकारी में भी जो आपके आगे काम आने वाला है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति है ना, स्त्री शिक्षा दी जाती थी या नहीं दी जाती थी, कैसी थी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली जो महिला थी ना, महिला बुद्ध की विषमता प्रजापति गौतमी थी, है ना। मठ विहार में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था, उन्हें भी भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी, है ना उनको, यानी कि इसमें भी कहा है कि भैया जैसे पुरुष लोगों को शिक्षा मिलती थी बौद्ध धर्म में, उसी अनुसार भैया क्या है, स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी, है ना। उनको भी भैया क्या है, महिलाओं को भी भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता है। जैसे बौद्ध भिक्षु रहते थे ना, वैसे इनको भैया भिक्षुणी बन के रहना पड़ता था, किनको, महिलाओं को। यह है आपकी बौद्धकालीन शिक्षा की स्थिति। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है
अब हम बात करेंगे मुस्लिम शिक्षा के बारे में, है ना। मुस्लिम शिक्षा कब स्टार्ट हुई भारत में? ये आपकी भैया मध्यकालीन में स्टार्ट होगी। तब क्या है कि जो मुगल शासक का राज्य था भारत में उस टाइम, है ना, चाहे आप तुगलक वंश की बात करें, चाहे दिल्ली सल्तनत की बात करें, उस टाइम जो भारत पे राज्य था यही सब था। इसलिए यहाँ पर क्या भैया, इस्लाम धर्म फैला था उस टाइम, तभी वहाँ पर मुस्लिम शिक्षा स्टार्ट हुई थी भारत में। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है कि मुस्लिम शिक्षा के केंद्र आगरा थी, दिल्ली भी था, जौनपुर था, बीदर, यहाँ पे केंद्र पूछे गए हैं ना। क्वेश्चन आपका आएगा कि मुस्लिम शिक्षा के 2 केंद्र बताइए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2 केंद्र बताइए, 3 केंद्र बताइए, 1 केंद्र बताइए। क्वेश्चन आपका विकल्प भी पूछ लिया जाता है। उसके अलावा आपका क्वेश्चन ये है अति लघुत्तरीय पूछा जाता है। 2 तरीके से क्वेश्चन ही पूछा जाता है और आपसे 2 या 3 से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको हमने 4, 5, 6 बता दिए, आप इसमें से याद कर लीजिएगा, कोई भी लिख दीजिएगा। मुस्लिम शिक्षा के केंद्र आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि जो थे आपके क्या थे, मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे। यहाँ पर क्या है भैया, मुस्लिम शिक्षा दी जाती थी। चलेंगे नेक्स्ट में। अब हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, यानी कि इसको मध्यकालीन बोलें या मुस्लिम शिक्षा बोलें या इस्लाम शिक्षा बोलें, एक ही बात है। क्योंकि यहाँ पे बोला गया मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य या मुस्लिम शिक्षा के आदेश, क्योंकि मध्यकालीन शिक्षा में मुस्लिम ही शिक्षा दी जाती थी। उस टाइम भारत में जो राज्य था भैया, मुगल शासकों का था, दिल्ली सल्तनत का था, है ना, या फिर हम बात करें तुगलक वंश का था, सारे के सारे मुस्लिम आक्रांता ही थे। तो वहाँ पर उस टाइम शिक्षा जो है क्या भैया, मुस्लिम शिक्षा ही दी जाती थी। चलिए देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या है कि मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य या इस्लाम धर्म व संस्कृति प्रचार करना था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना और अपनी संस्कृति का प्रचार करना। किसका था? मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य या मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य। नेक्स्ट है कि सांसारिक भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। इन लोगों का मानना था कि जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना बेहद जरूरी था। यानी कि इन्होंने अंदर एक अच्छी और चीज़ थी कि ये है कि पढ़ना लिखना जरूरी, इन्होंने भी समझा है। ये एक इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इनका मेन मानना था कि भैया सांसारिक में जो आपको भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करनी है, यानी संसार में अगर आपको ख्याति प्राप्त करनी है तो आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा ही, ये इन्होंने बताया था। चलेंगे नेक्स्ट, इनके पॉइंट और भी देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट इनका तीसरा नंबर का है कि मुस्लिम या मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना था। ठीक है, जो मुस्लिम शिक्षा थी, जो मुस्लिम ग्रंथ थे, उनके अनुयायियों द्वारा एक दूसरे में क्या है, प्रसार करना भी उनका क्या उद्देश्य था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि शासन के सुदृढ़ बनाने के लिए योग व कुशल तुम लोगों की आवश्यकता थी। ठीक है ना, शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए कुशल लोगों की भी आवश्यकता थी। उसके अलावा और शिक्षा के प्रचार व प्रसार द्वारा ही इस राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती थी। यानी कि इनकी शिक्षा का जब तक प्रचार नहीं होगा, प्रसार नहीं होगा, तभी उनका जो राजनीतिक उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ये तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता था बिना शिक्षा के, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लॉर्ड मैकाले ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं तो लॉर्ड मैकाले ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका? निस्यंदन। अब ये निस्यंदन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, हम डिटेल में बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देख लेते हैं। उसका कथन था कि जन समूह में एक शिक्षा उच्च वर्ग से छनकर पहुंचे, बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी व विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों को सिंचन कर सके। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, अब हमको समझाते हैं। लॉर्ड मैकाले चाहता था कि जितने भी बड़े घराने के लोग हैं, है ना, जो भी रईस लोग हैं, एक तरीके से ये मान लीजिए, है ना, कोई सेठ लोग हैं, कोई भी हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको लोगों को पकड़ के एक तरीके से उनको लोगों को बुलाकर हम शिक्षा दे देंगे, है ना। उनको हम क्या करेंगे, अच्छी शिक्षा दे देंगे, उच्च शिक्षा दे देंगे। तो क्या होगा, जो निचले तबके के लोग हैं, बड़े तबकों से होती हुई शिक्षा है, छन छन कर बड़े लोगों से नीचे की तबके की ओर जाएगा। ऐसे ही अगर शिक्षा पूरे भारत में अगर फैल जाएगी तो क्या होगा, चौड़ी व विशाल धारा में बदल जाएगी। यानी कि भारत में जो शिक्षा है, शिक्षा का जो क्या है भैया, ख्याति फैल जाएगी। हर आदमी धीरे धीरे क्या है, शिक्षित होने लगेगा। ये तरीका भी उसका एक अच्छा था, जिससे क्या होता है, शिक्षा धीरे धीरे फैलने का तरीका था। यानी कि शिक्षा धीरे छन छन कर
प्रति व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी। यही लॉर्ड मैकाले चाहता था। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम सर स्टडी से जुड़ सकते हैं, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक पेज हमारा है एग्जाम सर स्टडी नाम से, जिसमें भी आपको रोचक जानकारियाँ आपके एग्जाम के लिए मिलती रहती हैं। और आपने ये वीडियो जो है भैया अपने दोस्तों में जरूर फैलाएं, जिससे आपके लिए हम डेली वीडियो लाते रहें। चलिए मिलेंगे अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।